हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अणु, परमाणु एवं अणु। आज क्लास का डे 3 है। तीसरा दिन तीसरा दिन चैप्टर तीसरा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आ चुकी है। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में न्यूटन है, रदरफोर्ड है, डाल्टन है, बोर बोर भी है। तो किसने दिया? ए बी सी डी। कमेंट में उत्तर दें। आप लोग को पता होगा, जब आप लोग पढ़े होंगे तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, ये तो हो नहीं सकता है। रदरफोर्ड नहीं दिया, एटॉमिक रदरफोर्ड न्यूक्लियस का खोज किया, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता है। जॉन डाल्टन, जी बिल्कुल, जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, बोर नहीं दिया था। एटॉमिक थ्योरी दिया था, और बोर एटॉमिक मॉडल दिया था, सॉरी। आगे, जल का रासायनिक सूत्र है, इसको भी आप लोग भली भांति जानते होंगे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र HO बिल्कुल नहीं। आप लोग पढ़े होंगे जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, H2O। अगला, पदार्थ के कण होते हैं, कैसे होते हैं? पदार्थ के कण स्थिर होते हैं, मृत होते हैं, गतिशील होते हैं, भारी होते हैं। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, स्थिर तो बिल्कुल नहीं होते हैं पदार्थ के कण। जैसे गैस भी तो पदार्थ है, लेकिन गैस के कण स्थिर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। गैस के कण गतिशील होते हैं, इधर उधर चक्कर पकड़ करते रहता है, गति गति करते रहता है। उसके बाद गैस के कण मृत होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मृत जीवित का कोई सवाल ही नहीं उठता है इसमें। जान क्यों फूकिएगा? इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है। गतिशील, जी बिल्कुल, पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए। अब ऑप्शन नंबर डी, भारी होते हैं, किसके रेस्पेक्ट में भारी होते हैं? तुलना किससे कर रहे हैं वो सामने तो होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगी। अगला चलते हैं। 4, एक मोल कणों की संख्या होती है, कितनी होती है? यदि आप पुस्तक में पढ़िएगा मोल कॉन्सेप्ट, तो आप एक मोल कणों की संख्या जरूर पढ़िएगा। 6.023 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, ये वाला ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए। क्या होते हैं? एक मोल कणों की संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23, लगभग इतनी ही होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। ये तो होगी नहीं, यहाँ 10 टू द पावर कितने हैं? 22। सी टू द सी होगी नहीं, 10⁻23 है, लेकिन 6.02 नहीं, डी भी नहीं हो सकती है। अगला, जो 4 क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं उसे आपको भली भांति याद होना चाहिए, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अणु किससे बनता है? अणु किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से या न्यूट्रॉन से, दो या अधिक परमाणुओं से, किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से अणु तो बिल्कुल नहीं बनता है। इलेक्ट्रॉन अगर कहिएगा तो प्रोटॉन भी परमाणु की ही भाग होती है, तो प्रोटॉन भी कहना पड़ेगा, न्यूट्रॉन भी कहना पड़ेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं। दो या अधिक परमाणुओं से क्या बनता है? अणु बनता है। जैसे ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन का अणु है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अणु ये है। इसमें ऑक्सीजन कितने मिले हुए हैं? 2 ऑक्सीजन मिले हुए हैं। 2 ऑक्सीजन को जब आप मिलाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? O2 मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, यानी O2 अणु प्राप्त होगा। 2 परमाणु ऑक्सीजन के मिलते हैं और एक अणु ऑक्सीजन के बनाते हैं। वैसे ही 2 अणु नाइट्रोजन के मिलते हैं, और 2 परमाणु नाइट्रोजन के मिलते हैं और एक अणु नाइट्रोजन के बनाते हैं। 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, या तो इससे अधिक परमाणु मिलकर एक अणु बनता है। और एक उदाहरण लेते हैं, ओजोन। देखिए,
O+O+O मिलाकर क्या बनेगा? O3। ये है ओजोन, ओजोन गैस। तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए। डी तो होगा नहीं, केवल नाभिक से काम नहीं चलेगा। निम्न में से कौन तत्व है? तत्व कौन है आप पहचानिए। H2O ये तत्व है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ H और O दोनों शामिल है, इसीलिए H2O तत्व तो नहीं हो सकता है, इसीलिए H2O को लिस्ट से हटा दीजिए। अब CO2, देखिए दोस्तों CO2 भी कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए बी तो होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, O2। बिल्कुल, O+O, दो परमाणु मिलकर एक अणु बनते हैं, उसी को क्या कहते हैं? तत्व बोलते हैं, तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए। और बाकी सब क्या है? यौगिक है। तत्व और यौगिक में डिफरेंस पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रासायनिक सूत्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा रंग दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा गंध दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तत्वों का अनुपात दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा ताप दर्शाता है। क्या दर्शाता है उसको आप कमेंट में लिखिए। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या दर्शाता है। रंग, रासायनिक सूत्र रंग दर्शाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है रंग, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। रासायनिक सूत्र गंध दर्शाता है क्या? नहीं। सूत्र से आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कि वो पदार्थ का गंध क्या है, इसीलिए गंध तो हो नहीं सकता है। तत्वों का अनुपात, रासायनिक सूत्र तत्वों का अनुपात दर्शाता है। जैसे पानी का क्या होता है, जल का क्या होता है सूत्र? H2O, H2O पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? दो परमाणु है, और ऑक्सीजन कितने परमाणु है? एक परमाणु है, इसीलिए 2:1 में ये बटा हुआ है, इसीलिए ये तत्वों का अनुपात को दर्शाता है। ताप को तो बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? डाल्टन। डाल्टन ने तो नहीं दिया, ये तो परमाणु सिद्धांत दिया। लेवेसियर, जी बिल्कुल, एंटोनी लेवेसियर ने दिया परमाणु द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, वही है। बोर ने तो इसे दिया नहीं, मेंडलीफ ने भी नहीं दिया, अलग अलग थ्योरी है सबकी, इसीलिए बी, ऑप्शन नंबर बी। नाउ सबसे हल्का परमाणु है कौन सा है? सबसे हल्का परमाणु, अब आप ये पढ़ेंगे कि परमाणु भार क्या है। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार जानने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि ऑक्सीजन का परमाणु नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 8। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। 8 का डबल 16। जस्ट डबल नहीं होता है एग्जैक्टली, सभी परमाणुओं में डबल मत कीजिएगा, आपको इसे याद करनी होगी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने होती है? 1। द्रव्यमान भी 1। नाइट्रोजन कितने होती है? 7। द्रव्यमान कितने होती है? लगभग 14। अब हीलियम कितने होती है? 2। द्रव्यमान लगभग डबल। तो सबसे कम किसके होती है? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, हाइड्रोजन। अब अगला सवाल, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में तत्वों की संख्या है, कितनी है तत्वों की संख्या? यहाँ देखिए, ये तो एक हो गया कैल्शियम, 1, कार्बन 2, ऑक्सीजन 3,
पहला, दूसरा, तीसरा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर से देखते हैं कैल्शियम कितना है। कैल्शियम है, कार्बन है, प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एक एक एक, सबको जोड़ दीजिए, प्लस एक प्लस एक प्लस एक, कितने हुए? 3 परमाणु। ठीक, तो एक तो होगा नहीं, दो भी नहीं होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए। अब मोल किसका मात्रक है? मोल किसका मात्रक है? लंबाई का, द्रव्यमान का, पदार्थ की मात्रा का, या फिर ऊर्जा का? तो जवाब दीजिए कमेंट में। मोल किसका मात्रक है? लंबाई का तो नहीं होगा, मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? कमेंट में लिखिए। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का भी नहीं होगा। पदार्थ की मात्रा, जी बिल्कुल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ऊर्जा का भी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? परमाणु का द्रव्यमान किसमें मापा जाता है? ग्राम में मापा जाता है, किलोग्राम में मापा जाता है, एएमयू में मापा जाता है, या लीटर? ग्राम तो बिल्कुल नहीं होता है परमाणु द्रव्यमान के लिए, बिल्कुल नहीं। किलोग्राम नहीं। कोई भी पदार्थ के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के लिए तो नहीं कर सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, यही होता है एएमयू का फुल फॉर्म। इसीलिए एटम मतलब क्या होता है? परमाणु। मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई। तो एटॉमिक मास यूनिट, यही फुल फॉर्म होता है एएमयू का। इसी से नापा जाता है क्या? परमाणु का द्रव्यमान। लीटर, लीटर तो नहीं नापा जाता है, ये तो द्रव को नापा जाता है लीटर में, इसीलिए लीटर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए। अब इसके बाद क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 13, CO2 का आणविक द्रव्यमान है। CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या है? आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमें यह जानना होगा कि CO2 में मौजूद प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान क्या है। CO2 में क्या क्या होता है? CO2, इसमें C होता है और ऑक्सीजन होता है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। और C मतलब कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। तो कार्बन का क्या होता है द्रव्यमान? कार्बन अणु का द्रव्यमान क्या होता है? इसका क्या होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है। फिर ये ऑक्सीजन का क्या होगा? 16, प्लस प्लस कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए सबको। कुल द्रव्यमान कितना होगा? 12 प्लस 16 प्लस 16, 16 16 32, 32 प्लस 12 क्या होगा? 32 प्लस 12, 12, 44 होगा। 44, तो ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, 44। आगे बढ़ते हैं। 1 मोल H2O का द्रव्यमान है। 1 मोल H2O मतलब 1 मोल जल का द्रव्यमान पूछा है। कितने होंगे? 1 मोल जल के द्रव्यमान, 1 मोल जल के द्रव्यमान, आप इससे पता लगा सकते हैं कि 1 मोल जल में द्रव्यमान की, कुल आणविक द्रव्यमान की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन में कितनी होती है और ऑक्सीजन में कितनी होती है, यह निकालनी होगी। तो हाइड्रोजन कितनी होती है? 1। ये हाइड्रोजन का भी 1 होगा, ये ऑक्सीजन का 16 होगा। हम लोग देख चुके हैं। 1 + 1 + 16, 1 + 1 + 16, सबको जोड़िए तो 18 ग्राम होगा। 18 ग्राम ये होता है आणविक द्रव्यमान। उसको 1 मोल से आपको गुना करना है। 1 × 18 आपका 18 ही होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, 18 ग्राम। आगे चलते हैं। आपको इसी प्रकार से 40 के 40 प्रश्न सबको सही करके आना है आपके एग्जाम में। इसीलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। NaCl का सूत्र द्रव्यमान है। NaCl का सूत्र द्रव्यमान क्या है? फिर से निकालते हैं हम लोग। NaCl, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। NaCl का सूत्र द्रव्यमान क्या है? NaCl का NaCl में
कौन कौन से अपरमाणु है? Na के और Cl के परमाणु। तो Na का द्रव्यमान कितना होता है? Na का द्रव्यमान होता है, परमाणु संख्या कितना होता है? 11। 11 का डबल 22 भी नहीं होता है, 23 होता है। तो यहाँ ले लीजिए 23 प्लस Cl का कितना होता है? 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो 17 से डबल कीजिएगा 34। 34 भी नहीं होता है, कितना होता है? 35.5 होता है, 35.5। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। 23 प्लस 35.5, तो ये कितना होगा? 58.5। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, 58.5। आगे 16, निम्न में यौगिक कौन सा है? निम्न में यौगिक कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में O2 यौगिक है क्या? N2 यौगिक है, या फिर H2 यौगिक है, या फिर H2O यौगिक है? देखिए, O2 तो यौगिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणु जुड़े हुए हैं। इसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, तत्व कह सकते हैं। अब बी भी नहीं हो सकता एक ही प्रकार के, सी भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल डी होगा। ये क्या होगा? यौगिक होगा। निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक परमाणु मिले हुए हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। निश्चित अनुपात, कितने अनुपात? 2:1 में मिले। अब 17, क्वेश्चन नंबर 17, 12 ग्राम कार्बन में मोल की संख्या है, कितनी है? 12 ग्राम कार्बन में मोल की संख्या ए 0.5, 1, 2, 12। क्या है? देखिए, समझते हैं। मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए ये रेफरेंस लिया गया है कि 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन में जितने भी परमाणु, जितने भी पदार्थ की संख्या होंगी, यानी कार्बन की संख्या होंगी, उसको कहा जाएगा 1 मोल। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यानी 1 मोल सही होगी। जो किसके बराबर होंगी? 1 मोल बराबर कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या होती है। अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ये काम आने वाला है। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। अगला सवाल 18, 2 मोल H2 में अणुओं की संख्या होगी, कितनी होगी? 1 मोल H2 में अणु की संख्या कितनी होती है? देखिए, 1 मोल में होती है 6.02। 1 मोल में कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23 इतनी होती है 1 मोल H2 में। तो 2 मोल में कितने होंगे? उसे गुना कर दीजिए 2। ठीक, अब 2 से गुना कर दीजिएगा, 6 दूना कितना होगा? 12 दशमलव 0.2 दूना 4 इंटू 10⁻23, तो वैसे ही रहेगा 12.04 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी ले। ठीक, अब अगला प्रश्न चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन संरक्षित रहता है? रंग संरक्षित रहता है, कि अवस्था संरक्षित रहता है, कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, कि आयतन संरक्षित रहता है? रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा रंग संरक्षित नहीं हो सकता है। किसी भी रंग में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं, अवस्था भी नहीं। ठोस और गैस अलग अलग अवस्था है, और द्रव और गैस भी तो अलग अलग अवस्था है। तो उन अवस्थाओं में भी ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए अवस्था भी नहीं होगी। अब द्रव्यमान, बिल्कुल द्रव्यमान होना चाहिए संरक्षित। देखिए, उदाहरण देता हूं आपको। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसका जो तत्व है, मॉलिक्यूल है, जब आपस में रिएक्ट करती है तो H2O का निर्माण करती है, H2O का निर्माण करती है। अब इधर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है,
ठीक। और ये क्या है? उत्पाद है, प्रोडक्ट है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं? हाइड्रोजन की संख्या 2, 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर भी 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 है, ये तो बैलेंस है। इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, इसीलिए 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन नहीं हुआ बैलेंस। 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, इसीलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ भी लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 गो हाइड्रोजन है, 2 दूना 4। यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ भी तो 2 गो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। इसीलिए ये द्रव्यमान बराबर हो गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऐसे ही सिद्ध होती है रासायनिक अभिक्रिया में। ये इसी प्रकार संरक्षित कर रहती है। दोनों तरफ जितने अणु जिस भी पदार्थ के हैं उतने ही दाहिने साइड होने चाहिए, यानी उत्पाद में रहने चाहिए। रिएक्टेंट में जितने हैं उतने प्रोडक्ट में भी रहने चाहिए। वही होता है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन O2 को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, यौगिक कहते हैं, द्विपरमाणु अणु कहते हैं, मिश्रण कहते हैं? तो प्लीज आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर देंगे। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं, O2 को क्या कहते हैं? O2 को परमाणु कहते हैं? बिल्कुल नहीं। 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण किए, ठीक, एक अणु का निर्माण करते हैं, इसीलिए परमाणु तो बिल्कुल नहीं। यौगिक नहीं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर यौगिक बनते हैं, इसीलिए यौगिक तो नहीं, निश्चित अनुपात में होते हैं ये। द्विपरमाणुक अणु, अणु तो है ये क्या है? अणु, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसा अणु जिसमें 2 परमाणु है, इसीलिए इसको कहते हैं द्विपरमाणुक अणु। मिश्रण तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है मिश्रण? क्योंकि ये 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाया है। मिश्रण किसी भी अनुपात में हो सकता है। 21 NH3 यानी अमोनिया में परमाणु की कुल संख्या है। NH3 यानी अमोनिया में परमाणु की कुल संख्या कितनी है? यहां गिनते हैं कितने परमाणु हैं। अब देखिए हाइड्रोजन एक परमाणु है, एक नाइट्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 3। नाइट्रोजन कितने हैं? 1। तो परमाणु कुल संख्या कितनी है? 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। ये कितने हैं? 1। ये कितने हैं? 3। 1 + 3 कितने होंगे? 4 होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी 4। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है? परमाणु दिखाई देते हैं, परमाणु स्थिर होते हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु का द्रव्यमान नहीं होता। कौन सही है? परमाणु दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। परमाणु स्थिर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि गैस में परमाणु स्थिर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं? जी बिल्कुल लेते हैं। अभी हम लोग कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया, उसमें भाग ले रहे थे परमाणु। कैसे कर रहे थे? H2 + O2, H2 + O2 ये बना रहे थे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना रहे थे। इसीलिए क्या परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए? अब परमाणु का द्रव्यमान नहीं होता, इसका द्रव्यमान होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो 23 अवोगाद्रो संख्या लागू होती है केवल गैस पर, केवल ठोस पर, सभी पदार्थों पर? तो दोस्तों अवोगाद्रो संख्या जो है सभी पदार्थों पर लागू होती है, क्योंकि सभी पदार्थों में परमाणु होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को ले लीजिए। सभी पदार्थों पर लागू होती है क्या? अवोगाद्रो संख्या। कोई भी पदार्थ लीजिएगा उसमें परमाणु हो गई, कोई भी पदार्थ लीजिए। जैसे आप कोई लोहे का छड़ लेते हैं तो उसमें लोहे का परमाणु है। मिट्टी लेते हैं, वहाँ भी तो कैल्शियम का परमाणु है, नाइट्रोजन का परमाणु है, बहुत सारी चीज़ होती है। बालू में क्या होती है? बालू में सिलिकॉन होती है,
इसीलिए वहाँ सिलिकॉन के परमाणु होते हैं। इसीलिए ये सभी पदार्थों पर लागू होती है अवोगाद्रो संख्या। अगला प्रश्न 44 ग्राम CO2 में मोल की संख्या है। 44 ग्राम CO2 में मोल की संख्या क्या है दोस्तों? इसे हम लोग निकालते हैं। 44 ग्राम CO2 में मोल की संख्या क्या है? तो मोल बराबर क्या होती है? द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर द्रव्यमान। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो और निकलेगा दोस्तों। चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो टोटल मोल कितने निकलेगा? 44 बटे कार्बन में कितने होती है? चलिए देखते हैं। कार्बन में पहले निकालते हैं। कार्बन कितने होती है? द्रव्यमान 12। ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो इसके होंगी 16 प्लस 16। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 32। 32, तो 12 प्लस 32 कितने होते हैं? 12 प्लस 32 बताइए दोस्तों, कमेंट में लिखिए। 12 प्लस 32 कितने होती है? 12 प्लस 32 44 होती है। 44, बिल्कुल। आप इसे काट सकते हैं, 44 44 कट जाएगा। इसीलिए 44 ग्राम CO2 में मोल की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने का कारण है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने का क्या कारण? देखिए, रंग बदलना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण या गति। रासायनिक समीकरण जब हम लोग संतुलित किए, यहाँ H2 प्लस O2 H2O H2O बना, तब यहाँ जब संतुलित किए हम लोग, यहाँ 2 लगाए, यहाँ भी 2 लगाए। अब हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम को बतला रहा था दोस्तों। रंग को तो नहीं बतला रहा था, ऊर्जा को भी नहीं, गति को भी नहीं। क्या बतला रहा था? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अगला 26 36 ग्राम जल में मोल की संख्या कितनी है? 36 ग्राम जल में मोल की संख्या है कितनी है? 36 ग्राम जल में। अब मोल निकालने के लिए 36 ग्राम जल में ठीक पहले वाला सूत्र अपनाएंगे हम लोग। कितने? द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे जल में, जल का द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब पूरा द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 36। जल का कितना होता है मोलर द्रव्यमान? जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे अभी। इसको निकालने के लिए इसका सूत्र क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन कितना होता है? 1 प्लस 1 प्लस 16। ये पहला हाइड्रोजन के लिए, दूसरा हाइड्रोजन के लिए है, ये है ऑक्सीजन के लिए, ये ऑक्सीजन वाला है, ये हाइड्रोजन वाला है दोनों। ठीक। अब इसको जोड़िएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 16 18 हो जाएगा। इसीलिए ये 18 को नीचे लिखिए, काट दीजिए इसको। 18 एक 18, 18 दूना 36, 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 2 मोल। ठीक। इस तरीका से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों।
अब 27, 3 मोल ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या होगी। 3 मोल ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या क्या होगी? तो अब देखिए इसको किस तरह से निकालेंगे। 1 मोल ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 0.0 नहीं 6.02 इंटू 10⁻23 होती है 1 मोल में। तो 3 मोल में कितने होंगे? 3 से गुना कर दीजिए। जैसे एक चॉकलेट का दाम 2 रुपये है, तो 6 चॉकलेट का दाम कितने होंगे? 2 गुना 6 यानी 12। वैसे ही 1 मोल O2 में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो 3 मोल में कितने होंगे? 3 से गुना करना पड़ेगी। 3 छक 18 दशमलव 0300, 3 गुना 2 3 दूना 6 इंटू 10⁻23 तो वैसे ही रहेगा। अब ये किससे मेल खाता है? ऑप्शन नंबर सी से। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेके चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? 1 मोल किसी भी पदार्थ का अर्थ है। 1 मोल किसी भी पदार्थ का अर्थ है क्या है? 1 ग्राम, 1 कण या 6.02 इंटू 10⁻23 या तो फिर डी 1 लीटर। जी बिल्कुल, अभी तो पढ़े हम लोग 6.02 इंटू 10⁻23 1 मोल किसी पदार्थ का अर्थ। अब निम्न में कौन गलत कथन है? कौन सा कथन गलत है? परमाणु विभाज्य है। विभाज्य परमाणु तो विभाज्य नहीं हो सकती है। परमाणु द्रव्यमान रखते हैं। हाँ द्रव्यमान तो रखते हैं, ये तो इसीलिए सही होगा, ये तो नहीं होगा। अणु स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। अणु स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, ये भी तो सही है, इसीलिए ये नहीं होगा। यौगिक निश्चित अनुपात में बने होते हैं। जी बिल्कुल, ये भी निश्चित अनुपात में बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, परमाणु विभाज्य है। ये कथन गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र द्रव्यमान है। कैल्शियम का द्रव्यमान क्या होता है? कैल्शियम, इसका द्रव्यमान क्या होता है? 40 होता है। और ऑक्सीजन इसका द्रव्यमान क्या होता है? 16। 40 और 16 को जब जोड़िएगा आप तो कितने होंगे? 56 होंगे। ऑप्शन नंबर सी 56 ले लीजिए। ओके 56। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31। 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान होगा। 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान। देखिए CO2 का द्रव्यमान कितना होता है? मोलर द्रव्यमान कितना होता है? C का क्या होता है? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? O2 का क्या होता है? 16 गुना 2 बराबर क्या होगा? 16 गुना 2 बराबर 16 दूना 32। इसीलिए जब आप 12 प्लस 32 को जोड़ते हैं, 12 प्लस 32 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 44। अब 0.5 मोल CO2 का बोला है, अब इसमें गुना कर देंगे। अब हम लोग गुना करते हैं 44 को 0.5 से, तो 0.5 का आधा क्या होगा? और 44 का आधा क्या होगा? 22। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ गुना कर सकते हैं आप आपस में। 44 को गुना कीजिएगा 0.5 से तो क्या आएगा? 22 आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए 22 ले लीजिए। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 32। निम्न में से कौन त्रिपरमाणुक अणु है? त्रिपरमाणुक अणु जिसमें 3 परमाणु होंगे। किसमें 3 परमाणु है? इसमें 2 परमाणु है, इसमें भी 2 परमाणु है, इसमें 3 परमाणु है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए। इसमें तो 2 परमाणु है डी में। अगला 33। मोल संकल्पना उपयोगी है। कण गिनने में उपयोगी है, द्रव्यमान ज्ञात करने में उपयोगी है, रासायनिक गणना में उपयोगी है, या फिर उपरोक्त सभी में उपयोगी है। कण गिनने में तो होती ही है, बिल्कुल होती है। इसीलिए द्रव्यमान ज्ञात करने में, अभी हम लोग द्रव्यमान ज्ञात कर रहे थे। रासायनिक गणना में तो बिल्कुल ही होती है, इसीलिए उपरोक्त सभी में ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
ख़त्म हो चुका। इसीलिए दोस्तों आज की जो सेशन है यहीं समाप्त होती है। अब इसके बाद कल फिर से लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर 4 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। उससे पहले ये जान लीजिए कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर तो करना ही है आपको। ये हम लोग का चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसको आप शेयर कर सकते हैं। ये जो फ़ोन नंबर है, 2 फ़ोन नंबर, इसमें जो भी क्वारीज है उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये टेलीग्राम है, लिंक है, उसमें जो भी वीडियो का PDF है वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम लोग कल लेकर के आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छा से तैयारी कीजिए ताकि आप सब क्वेश्चन पूरा कर पाओ। 40 के 40 प्रश्न कहीं नहीं जाने चाहिए दोस्तों। आपको डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन में आप फिर से नए क्वेश्चन बना सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बन सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन। हर एक ऑप्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करो, 40 में 40 लेकर के आओ। ठीक, धन्यवाद।